जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोग अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों यूपी ट्रिपल एस का एग्ज़ाम जिनका भी होने जा रहा है आज 28 और 29 को, उन सभी अभ्यर्थियों से अपील कर रहा हूं कि वो इस वीडियो को ज़रूर देख कर जाएँ, जिसमें वो 80 प्लस कर पाएंगे, मैं गारंटी लेता हूं। और हूबहू आपको यही क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, तो पूरा देख कर जाएँ। और आपका जो भी स्कोर होगा आप आगे कमेंट करके ज़रूर बताना। आज आपको पता है कि 10 से 12 की शिफ्ट है और 3 से 5 की शिफ्ट है। जिनका भी आज एग्ज़ाम हो रहा है उनको मैं बहुत बहुत ज़्यादा ऑल द बेस्ट और बेस्ट ऑफ लक कर रहा हूँ। और आइए आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे, और उन सभी अभ्यर्थियों को मैं इस क्वेश्चन पेपर को समर्पित करना चाहता हूं, और वो पूरी क्लासेस ज़रूर देख लें, इसमें बहुत ज़्यादा उनको बेनिफिट होने वाला है। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता से विश्व का प्राचीनतम ज्ञात गोदीबाड़ा मिलता है, यानी डॉकयार्ड। तो ये हड़प्पा सभ्यता से विश्व का प्राचीनतम ज्ञात जो गोदीबाड़ा था वो कहाँ से मिला था? तो पहले का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा लोथल। बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन हैं दोस्तों, ये समझो कि पेपर से पहले पेपर है, तो ये ज़रूर देखें। वैदिक काल में चिनाब नदी को किस नाम से जाना जाता था? दोस्तों 100% यकीन करें कि यही आपको मिलने वाला है, ये सी ऑप्शन था, स्किनी। आगे बढ़ेंगे, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध का जो प्रथम प्रवचन था ये आपका कहाँ पे दिया गया था? तो ये सारनाथ में दिया गया था दोस्तों। अब क्योंकि आज आपका एग्ज़ाम है, इसके पहले मैंने जितनी क्लासेस पढ़ाई हैं उनको तो आपको देख के जाना ही है, लेकिन ये आपका मैं फास्ट रिवीजन इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको एक बार फिर से रिवीजन हो जाए। यूनानी ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है? तो यूनानी ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है क्या? तो ये सेंड्रोकोट्स कहा गया है। आपको प्राचीन इतिहास जब मैंने पढ़ा था तो उसमें मैंने इस बात का जिक्र किया था। अब ये क्वेश्चन देखें, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, किस विद्वान ने इस बात को सिद्ध किया था? तो ये जो सिद्ध किया था ये किया था वराहमिहिर ने। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन, ये था, कांग्रेस ने के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज का मतलब पूरी तरह से स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य बनाया गया था? तो ये जो लक्ष्य बनाया गया था, छठे का जो सही ऑप्शन होगा ये होगा लाहौर अधिवेशन में। पूर्ण स्वराज का मतलब पूरी तरह से, पूर्ण रूप से स्वतंत्रता। उसके बाद देखेंगे सातवां क्वेश्चन में क्या कह रहा है? तो सातवां क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से है, प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? क्या है प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम? तो ये किस वायसराय के काल में जो पारित हुआ था ये? तो ये सातवें का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। आपको चारों देखिए दोस्तों, बंगाल का प्रथम जो गवर्नर था वो आपका क्लाइव था, ठीक है। उसके बाद जो प्रथम गवर्नर जनरल था जो कि बंगाल का ही बनाया गया था, तो वो था वारेन हेस्टिंग्स। उसके बाद प्रथम जो भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था वो था बेंटिक, ठीक। और उसके बाद जो प्रथम वायसराय बना था 1857 क्रांति के बाद, वो था आपका लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। और इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है कि प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? तो ये लॉर्ड कर्जन के काल में पारित हुआ था। आठवां क्वेश्चन था, एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य। इसके चारों ऑप्शन देखने के लिए थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। देखिए, एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य क्या था? तो आठवें का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे और नौवां क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसे चटगांव शस्त्रागार में वंदे मातरम नारे के साथ तिरंगा ध्वज लहराया? में से किसने चटगांव शस्त्रागार में वंदे मातरम नारे के साथ तिरंगा झंडा लहरा दिया था? तो ये नौवें का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सूर्य सेन ने। आगे बढ़ेंगे, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? सिराजुद्दौला जो था ये किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? तो ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध। और यही युद्ध जो है भारत की दास्ता का भी यहाँ से शुरुआत हो गई थी, और 1757 में इस युद्ध को लड़ा गया था, प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में, जिसमें थोड़ी सी गद्दारी की वजह से सिराजुद्दौला हार जाता है। उसके बाद जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी? जर्मनी के सहयोग से बात करें तो 11वें का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राउरकेला। 12वें क्वेश्चन की बात करेंगे, 12वें में क्या कह रहा है? यहाँ पर इसको थोड़ा सा ऐसा कुछ क्वेश्चन है कि इसको मिलान करना पड़ेगा। देखो, सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। 8 डिग्री चैनल दोस्तों, ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में 100% आने ही वाले हैं, तो ये इसलिए ज़रूरी भी हैं ताकि आप इसको बेहतर ढंग से पढ़ के जाएँ। 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल और ढक्कन पास, ये कहाँ किसके सामने क्या मतलब वो किया गया है, इसको आपको बताना है। तो 12वें का जो सही होगा देखिए दोस्तों, 8 डिग्री चैनल जो है ये आपका मालदीव और मिनिकॉय के बीच में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद 9 डिग्री चैनल आपका मिनिकॉय एवं लक्षद्वीप के मध्य पड़ता है। फिर उसके बाद 10 डिग्री चैनल जो आपका पड़ेगा
ये आपका सही मैच हुआ है, यानी कि इसके सामने जो लिखा गया है ये बिल्कुल सही है। और उसके बाद डी की बात करें तो डी भी सही है। मतलब ये कि 10 डिग्री चांद जो है लिटिल अंडमान एवं कार निकोबार के बीच में है, और ढक्कन पास जो है ये आपका लघु अंडमान एवं दक्षिण अंडमान के बीच में है। वैसे तो ये टफ क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन इसको आपको अगर पता है तो आप इसको भी कर ले जाएंगे। अब उसके बाद यहाँ पर देखेंगे क्या कह रहा है, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा। तो 13वें का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा 2 घंटे का। मतलब कि गुजरात का जो पश्चिमी गांव है और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित जो वालांग है, और इन दोनों के बीच में समय के घंटे का जो अंतराल होगा वो 2 घंटे का होगा, क्योंकि पूरब से पश्चिम का ये। अब यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, राज्य है, और उसके बाद ये है आपका वहाँ के प्रति व्यक्ति का जो घनत्व है उस चीज़ को यहाँ पे दर्शाया गया है। तो ये जो आपका जाएगा 14वें का, तो 14वें में जो सही ऑप्शन होने वाला है, देखिए दोस्तों 14वें का तो दिल्ली का जो आएगा ये आएगा आपका, दिल्ली में 11,320 व्यक्ति प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश का 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद मिजोरम का सही है, केरल का मिजोरम का आएगा 52 व्यक्ति, और केरल का आएगा 868 व्यक्ति। तो इसका जो सही ऑप्शन जाएगा ये जाएगा आपका, यहाँ पर देखेंगे तो ये सी ऑप्शन में बिल्कुल सही मेंशन किया गया है, सी ऑप्शन 4, 1, 2, 3। उसके बाद निम्नलिखित अधिवास प्रकारों में से किसकी विशेषता सांस्कृतिक समरसता एवं एकता की है। तो 15वें का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्वा। 16वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा है केंद्रीय बैंक का गुणात्मक साख नियंत्रण उपाय नहीं है। 16वें का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, परिवर्तनीय कोष अनुपात। क्या नहीं है ये, एक केंद्रीय बैंक का गुणात्मक साख नियंत्रण उपाय नहीं है, बाकी और सारे हैं। ठीक। वर्ष 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है। तो 17वें का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों कभी पेट में तो 2 से 3 साल पुराना भी करंट अफेयर पूछ लेता है। बजट 22-23 में केन बेतवा परियोजना के लिए कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है। 18वां का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 14,000 करोड़ रुपए, 1400 करोड़ रुपए। मिश्रित अर्थव्यवस्था, दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था और अर्थव्यवस्था से आपको पता है 5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जाने वाले हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है। तो 19वीं का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका सार्वजनिक एवं निजी उद्योगों का सह अस्तित्व। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है। तो जो स्वर्ण क्रांति है, क्रांतियाँ भी आपसे पूछी जाएंगी जो कि आपकी इकोनॉमी से ही संबंधित होती हैं। 20 का सही हो जाएगा बागवानी और शहद। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है 21वां, कि भारत के संविधान में कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। तो ये आपका संविधान का क्वेश्चन शुरू हो गया है। यह है राज्य के नीति निर्देशक, यानी 36 से 51 तक प्रावधान किए गए हैं इसके। ठीक है। भारत के प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य के अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार कौन से अनुच्छेद में निहित है। तो 22 का जो सही ऑप्शन होने वाला है दोस्तों ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 51 के का ये आपका मूल कर्तव्य है। ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको कूट दिए गए हैं, कूट आपको मैच करने हैं कि केंद्र और राज्य संबंधों के जांच के लिए गठित सरकारिया आयोग में कौन सदस्य शामिल थे। जो सरकारिया आयोग बनाया गया था उनमें कौन कौन से लोग शामिल थे, तो इसको आपको बताना है। तो 23वें का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका, देखिए बी सुब्रमण्यम थे और SR सेन थे, बाकी इन दोनों का जिक्र नहीं था उसमें, तो केवल ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। भारत में आधुनिक जिला प्रशासन का अध्याय निम्नलिखित में से किसके समय से प्रारंभ माना जाता है। भारत में आधुनिक जिला प्रशासन का जो अध्याय है किसके शासनकाल से माना जाता है। तो 24 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। तो भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना जब की गई थी तो 25वें का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 1862। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था। तो गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत दिया था ये आप सभी जानते हैं, सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। उसके बाद 27वां क्वेश्चन देखेंगे। 27वें में कह रहा निम्नलिखित में से सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है। सबसे ज़्यादा जो तनने वाली धातु है वो कौन सी है जिसमें तनाव सबसे ज़्यादा होता है। तो ये होगा आपका सोना। सोने के एक छोटे से टुकड़े को भी
पीट पीट के बहुत लंबा बना दिया जाता है, इसमें तन्यता बहुत ज़्यादा होती है। निषेचन के परिणाम स्वरूप निर्माण होता है। जब निषेचन होता है तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, तो इसके परिणाम स्वरूप युग्मनज होगा। ठीक है। पेप्टाइडोग्लाइकेन की एकलक इकाई बनी होती है किससे? पेप्टाइडोग्लाइकेन जो होता है इसकी एकलक इकाई किसकी बनी होती है? तो 29 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा एमिनो एसिड तथा शर्करा से। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका पूछ रहा है दोस्तों, तो मानव शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका होती है ये आपकी तंत्रिका कोशिका होती है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में संधि विच्छेद सही नहीं है? स्वधन वलंबन स्वावलंबन, हिमधन आच्छादित हिमाच्छादित, आत्माधन अवलंबन आत्मावलंबन, वधुधन उपालंब वधु पालंब। इसमें कौन सा सही नहीं है? तो 31 की अगर बात करें दोस्तों तो इसमें जो स्वधन आलंबन होता तब ये स्वावलंबन हो जाता। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग्म अशुद्ध हैं? देखो इनमें जो युग्म बनाए गए हैं ये एक दूसरे के विलोम हैं, लेकिन इसमें से 3 तो सही है लेकिन एक गलत है। तो 32 का जो सही ऑप्शन जाएगा अनभिज्ञ का बहुज्ञ नहीं होगा। ठीक है। लीन शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। लीन शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, मतलब लीन शब्द का अर्थ क्या होगा, ऐसा कुछ कह सकते हैं। लीन शब्द का पर्यायवाची होगा विमुग्ध। ठीक है। अब उसके बाद युद्ध करने की प्रबल इच्छा वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा। युद्ध करने की प्रबल इच्छा, जो युद्ध करने की प्रबल इच्छा रखता है उसे क्या कह सकते हैं? तो ये कह सकते हैं इसको युयुत्सा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन 35वां। इसमें क्या कह रहा है कि इसमें कह रहा है अर्ध शब्द का अर्थ मूल्य है, तो अर्ध शब्द का अर्थ क्या होगा? 35 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पूजनीय। ठीक है, अर्घ्य का मतलब। अब यहाँ से आपको एक दिया गया है पद्यांश, अब आपको इसको पूरा पढ़ना है पद्यांश को। उसके बाद इससे संबंधित आपको 5-5 क्वेश्चन करने होंगे। टोटल 10 पद्यांश हिंदी के पद्यांश पर आपको क्वेश्चन करने हैं, और 20 आपकी DI, 2 आपकी टेबल वाली होगी और 2 आपकी डाटा इंटरप्रिटेशन होगा। निम्नलिखित में खुशहाली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। वैसे तो इसमें जो वर्ड दिए गए हैं हम उनको डायरेक्ट उनके आंसर पर आके करते हैं। तो 36 का जो सही ऑप्शन होगा खुशहाली का जो पर्याय नहीं होगा वो होगा आपका शोभ, बाकी और सभी पर्याय हैं। रेखांकित शब्द में संधि है। रेखांकित शब्द में भैया कहाँ है रेखांकित शब्द? रेखांकित शब्द कहाँ गया? तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा पूरा, इसमें ज़्यादा हम समय नहीं गंवाएंगे। बाकी प्रत्यय की बात होती है तो प्रत्यय आपको पता है दोस्तों, उपसर्ग जो होता है किसी भी शब्द के पहले लगता है, प्रत्यय पीछे लगता है। तो शिक्षा और इक, अगर शिक्षा में इक जोड़ देंगे तो शैक्षिक हो जाएगा, तो इक इसका प्रत्यय हो जाएगा। निम्नलिखित में से जटिल शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो जटिल का जो विलोम शब्द होने वाला है ये हो जाएगा आपका सरल। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 5वां क्वेश्चन इस पैसेज से था, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? तो इसका जो आप पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। बाकी इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर महिला सशक्तिकरण, बी ऑप्शन जाएगा। फिर दूसरा आ गया आपका, इसमें भी आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। आज शब्द है कैसा? तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। तो 41 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा तद्भव। आज जो बोला जाता है तद्भव शब्द है। निम्न में से कौन सा शब्द राह का पर्यायवाची नहीं है? तो राह का पर्यायवाची जो आपको बताना है तो ये हो जाएगा आपका 42 का बटोही। ठीक है, बाकी पथ, मग, मार्ग सब होगा। आधुनिक का उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा है? आधुनिक का जो आपको पता ही है आधुनिक के लिए क्या उपयुक्त होगा, तो 43 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा प्राचीन। निम्नलिखित में से विदेशी उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? विदेशी उपसर्ग मतलब कि जो विदेशी वर्ड बोले जाते हैं कुछ देशज विदेशज टाइप वाले, तो विदेशी जो उपसर्ग बनाए गए हैं तो कुछ विदेशी उपसर्ग भी हैं, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। तो 44 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा बेशक, ये आपका विदेशी है बेशक। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन। अब आपके इंग्लिश का पैसेज शुरू हो गया, बाकी अभी ये क्वेश्चन आपका बचा हुआ है। आधुनिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय क्रमशः हैं। मूल शब्द और प्रत्यय मतलब कि एक मूल शब्द होगा, इसमें इक जो है प्रत्यय जुड़ा हुआ है, इक 3 में है तो इसका मतलब एक ही होगा। लेकिन तो 45 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा अधुनाधन इक। ठीक है, तो ये आधुनिक बन जाएगा। अब आपका इंग्लिश का पैसेज आ गया, इसमें भी आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। तो ये पैसेज वाले क्वेश्चन जो होंगे दोस्तों ये आप कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ना पड़ेगा बस। द रिबल्स वेयर कैम्प्ड, ये आपका आंसर उसी पैसेज में दिया हुआ है, जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको उसमें आंसर मिल जाएगा। बाकी यहाँ से अगर आप डायरेक्ट देख रहे हैं तो ऑन द बैंक्स ऑफ द साबरमती रिवर। ठीक है,
द मुगल सोल्जर्स डिड नॉट क्रॉस द रिवर बिकॉज, यहाँ पे आपको बताना है कि मुगल जो सैनिक थे उन्होंने नदी क्रॉस नहीं की, क्योंकि क्या वजह क्या थी। जब आप उसको पढ़ेंगे उसमें लिखी है कहानी। तो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ, बिकॉज दे आर टायर्ड आफ्टर अ डिफ़िकल्ट जर्नी, क्योंकि वो एक कठिन सफ़र या फिर एक दुर्गम सफ़र करने के बाद वो थक गए थे, इस वजह से उन्होंने रिवर वो नहीं क्रॉस कर पाए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, द अटैक ऑन द रिबल्स टर्न आउट टू बी। द अटैक ऑन द रिबल्स टर्न आउट टू बी क्या था, तो 48 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए ग्रैंड सक्सेस। ठीक, गिव द सिनोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड। बेविचिंग, बेविचिंग का जो सिनोनिम होगा ये क्या होगा, 49 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा टेंटलाइजिंग। ठीक है, गिव द एंटोनिम, इसका आपको विलोम शब्द बताना है लेसिट्यूड का, तो 50 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा एजिलिटी। विश्व विरासत स्थल बेसिलिका ऑफ बोम जीसस किस राज्य में स्थित है, तो विश्व विरासत स्थल बेसिलिका ऑफ बोम जीसस जो है ये स्थित है आपकी ऑप्शन नंबर बी, गोवा में। इनमें से कौन सा एक सारोद वादक नहीं है, ये आपका स्टैटिक जीके चल रहा है दोस्तों। ये आपका हो जाएगा अल्लाह रखा खां। दोस्तों आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आज आपको पूरा एनालिसिस मैं देने वाला हूँ। 100 के 100 क्वेश्चन जो पहली शिफ्ट में होने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस पेट का, वो पूरा एनालिसिस मैं दूंगा। वीडियो लाइक और शेयर करते रहें दोस्तों। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, दोस्तों आपको पता है कि देखिए बिहू जो है असम का है, और 53 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ये जाएगा आपका घूमर जो है राजस्थान का है, लावनी जो है महाराष्ट्र की। लेकिन भांगड़ा जो है ये भांगड़ा कहाँ का है आप लोग कमेंट करके बताएं, और ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, भांगड़ा तो सभी जानते हैं कि केरल का तो नहीं हो सकता किसी कीमत पर। लेट्स स्किल इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, लेट्स स्किल इंडिया 54 का जो सही ऑप्शन होगा तुषार गांधी हैं। ठीक है, 55 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो 55 में क्या कह रहा है, 55 में कह रहा है कि अभियंता दिवस किस जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। तो अभियंता दिवस जो है दोस्तों ये आपका मनाया जाता है, दोस्तों आपको पता है कि 17 मिनट में मैंने 54 क्वेश्चन करा दिए हैं, यानी कि 3 गुना मैं लेकर चल रहा हूँ, 1 मिनट में 3 क्वेश्चन। और यही स्पीड से आपको पेपर भी सॉल्व करने हैं। और आप लोग के सहयोग के लिए, आप लोगों के सपोर्ट, आप लोगों के सहयोग के लिए मैं ये वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ। बस आप लोग अपना सपोर्ट सहयोग बनाए रहें, वीडियो लाइक और शेयर करते रहें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। 55 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा अभियंता दिवस किसकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है, तो ये एम विश्वेश्वरैया के जयंती पर मनाया जाता है। महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरू किया गया पहला खेल कौन सा था, 56 का सी ऑप्शन हो जाएगा गोल्फ हो जाएगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में से कौन सा संस्थान सर्वप्रथम स्थापित हुआ था, तो 57 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा IIT रुड़की। आपको पता ही है सबसे पुराना है। निम्नलिखित में से वह कौन है जिसे भारतीय न होने पर भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, मतलब भारतीय नहीं है फिर भी उन्हें भारत रत्न सम्मान मिला था, तो वो नेल्सन मंडेला थे। ठीक है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है, इंडिया विंस फ्रीडम 59 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित हैं, तो अभिनव बिंद्रा जो हैं ये किस खेल से हैं, तो ये निशानेबाजी से हैं। ये सब स्टैटिक के क्वेश्चन आपसे पूछेगा दोस्तों। ये आपकी रीजनिंग शुरू हो गई। यदि किसी सांकेतिक भाषा में SHE को ये लिखा जाता है तो कडल को ये लिखा जाता है, तो आपको बताना है कि ट्रैक को कैसे लिखा जाएगा। तो इसका जो 61 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। आप इसको करके देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम है नहीं दोस्तों, वरना मैं आपको करके भी बता देता, लेकिन आपकी एनालिसिस मैं पूरी बताऊंगा। एनालिसिस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दिए गए शब्दों को वर्णानुक्रम में लगाइए और बाएं से दूसरे स्थान पर आने वाले शब्द समूह को चुनिए। इसमें जो बाएं से दूसरे स्थान पर आएगा, यानी कि देखिए दोस्तों ये आपका राइट हो जाएगा तो ये आपका लेफ्ट हो जाएगा। आपने ऐसे सेट कर लिया, तो बाएं से जो दूसरा आ रहा है वो आपको बताना है। तो 62 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर B, एंथुसियाज्म। उसके बाद राम किशोर पूर्व की तरफ मुँह करके, देखिए 5 क्वेश्चन तो आपको ये मिलने हैं, और 5 क्वेश्चंस जो आपको मिलेंगे रीजनिंग के बहुत ज़्यादा टफ नहीं होंगे। राम किशोर पूर्व की तरफ मुँह किए हुए है, वो दक्षिणावर्त दिशा में 180 डिग्री मुड़ता है और फिर वामावर्त दिशा में 225 डिग्री मुड़ जाता है। अब वह किस दिशा की तरफ मुँह किए हुए है, 63 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा उत्तर पूर्व। 8 से 9 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 0 डिग्री का कोण बनेगा, तो 8 से 9 बजे के बीच कब घड़ी के दोनों सुइयों के बीच, यानी कि यहाँ पे 8 बजने वाला है, यहाँ पे 9 बजने वाला है, दोनों सुइयों के बीच मान लो यहाँ पे सुई है, यहाँ दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी तभी 0 डिग्री कोण बनेगा।
तो ये कब पॉसिबल होगा? तो 64 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 8:43 सही 7/11 पे। नीचे दिए गए कथन जिनके साथ दो निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं, कौन सा निष्कर्ष तर्कसंगत रूप से कथन का अनुसरण करता है? कथन जो है वो आप देख सकते हैं। देखिए कथन दिया है, कुछ भारतीय शिक्षित हैं जो छोटे परिवार को पसंद करते हैं। निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष है सभी छोटे परिवार शिक्षित हैं, कुछ भारतीय छोटे परिवार को पसंद करते हैं। अब उसके बाद बताना है कि अब इसमें क्या सही है। तो 65 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, 65 में सही होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केवल निष्कर्ष 2 निकलता है। कुछ भारतीय छोटे परिवार को पसंद करते हैं और सभी छोटे परिवार शिक्षित हैं, ऐसा जिक्र नहीं था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आ गया दोस्तों DI वाले, ठीक है, 5-5। आप ये DI देख लीजिए, मैं आपके DI की पूरी ये दिखा दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। इसी के आधार पर, मैं ये तो नहीं कह रहा कि एग्जैक्ट यही DI आएगी, मगर इसी के आधार पर आपकी सारी DI देखने को मिलेगी। मैं इसको जूम भी कर दे रहा हूँ, आप लोग पूरा देख लें और यकीन जाने कि 100% आपको यही मिलने वाला है। आप लोग इसको पूरा अच्छे से देख लें और समझ लें। DI आपकी 2 आने वाली है, एक आपका टेबल आधारित होगा इस तरह से और एक आपका इस तरह से होगा। तो 2 DI आपको मिलने वाली है। टोटल 20 क्वेश्चन होंगे आपके पास, जिसमें से आपको सिर्फ कितना कैसे करना है। अगर आप परसेंटेज जानते हैं, आपको अगर कैलकुलेशन आते हैं और अगर आपको जोड़ घटाना गुणा भाग करना आता है, जोड़ना घटाना आता है, अनुपात, और अगर आपको रेशियो आता है, बस इतने से आप 20 क्वेश्चन कर पाएंगे। और वो भी बहुत ज़्यादा टफ ये नहीं है, बस किसी में किसी का परसेंटेज बताना है कि P का Q से क्या परसेंटेज है और रेशियो क्या है, जोड़ क्या है, घटाना क्या है, बस इतना, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं, आपको 2 DI मिलने वाली है, बाकी इसमें 3 का जिक्र किया गया है। फिर उसके बाद आपके कुछ मैथ के क्वेश्चन आएंगे। मैथ के क्वेश्चन के लिए आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है। देखिए यहाँ पर एक DI का, ये भी DI का ही है, सभी कॉलोनियों को मिलाकर निवासियों की औसत संख्या क्या है ज्ञात कीजिए। सभी को ऐड कर देना है बस। कॉलोनी D के पुरुषों की संख्या और उसी कॉलोनी के बच्चों की संख्या के बीच अंतर क्या है बताओ। ये सब सिर्फ गुणा भाग करना है, मतलब जोड़ घटाना करना है। किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% वोट प्राप्त हुए, वह इतने वोटों से चुनाव जीत जाता है। चुनाव में कुल वोटों की संख्या क्या थी यदि कोई भी वोट अमान्य नहीं हो रहा है? दोस्तों 62% वोट मिले हैं और 35,640 वोटों से चुनाव जीत गया, तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े हैं? ये बिल्कुल आसान से क्वेश्चंस हैं, इनमें ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं दिखा दे रहा हूँ दोस्तों, आप इसे देख लीजिए। अब उसके बाद बारी ये है कि अब एग्ज़ाम सेंटर जाने की बारी है और एग्ज़ाम सेंटर पहुंचकर आप लोगों को पूरा एनालिसिस दिखाने की ज़रूरत की बारी है। तो इसलिए मैं आप लोगों तक ये पूरी वीडियो पहुंचाना चाहता था 100 क्वेश्चन का, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के लिए। तो आप लोग पूरा करके, आप प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम सेंटर में जाइए और आपको यकीन दिलाता हूँ कि इसी सेट से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। क्योंकि UPSSC PET अगर आप पूरी तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी करके जाते हैं, जितने भी अभी 3 या 4, 2, 3, 4 जो भी हैं, अगर आप सारे करके जाते हैं तो आप 2 बार हुए हैं, 4 क्वेश्चन पेपर्स हैं आपके पास प्रीवियस ईयर। और अगर 5 से 10 आपने प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिए हैं तो आप कर पाएंगे अच्छा खासा। इस वीडियो में दोस्तों जय हिंद, जय भारत।